अभी जो है हम फेमिनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि इस फेमिनिज्म के लेक्चर के अंतर्गत हम किस किस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय को टारगेट किया जाएगा। अभी हम जो है फेमिनिज्म के अर्थ और डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म और प्रमुख विचारक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वुमेन राइट्स इन इंडिया, इसको हम विस्तार से समझेंगे। और फेमिनिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं, लिबरल फेमिनिज्म है और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इनसे विस्तार समझते हैं। वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, जो लहरें हैं इनका बड़े स्तर पर यही कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिज्म जैसे कंसेप्ट को डेवलप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, इसे हम समझेंगे। और हम वैश्विक एफर्ट जो है, ग्लोबल एफर्ट्स कौन कौन से हैं फेमिनिज्म को मजबूत करने में, एक मूवमेंट सोशल जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको जो एक जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स के लिए लड़ रहा है, उसमें कौन कौन से वैश्विक एफर्ट्स है। जैसे अभी लेटेस्ट है 1995 का बीजिंग डिक्लेरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूएनडीपी का जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी 17 में गोल नंबर 4 जो है ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। और हम विभिन्न सारे कानून बने हैं, जैसे दहेज प्रथा अधिनियम 1971 का, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पॉक्सको एक्ट 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू कोड बिल है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। कबीर को पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि फेमिनिज्म का अर्थ क्या है। दिस कंसेप्ट है फेमिनिज्म, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट जानना आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसी शब्द को पढ़ रहे हैं और हम उस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, इट इज़ द वेरी doubtful situation. So we should first know about what is the meaning of this word. So what is the meaning of this word? What is the meaning of feminism? तो फेमिनिज्म को किस आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम विस्तार से इसको समझते हैं कि फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है एक आइडियोलॉजी के रूप में भी है, आइडियोलॉजी भी है और एक मूवमेंट है। ये एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, ये फिजिकल फॉर्म में है, ये कहीं ना कहीं ये मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? सोशल मूवमेंट, सोशल एक सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो किसकी बात करता है? जो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स की बात करता है। जो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकारों की और लैंगिक समानता की लड़ाई लड़ना चाहता है। और यही आइडियोलॉजी भी, यही कंसेप्ट है कि आइडियोलॉजी भी यही चाहती है कि कैसे समाज में सोसाइटी है, सोसाइटी में बड़े तरीके से एक्स और वाई यानी कि जो मेल, एक्स मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो एक तरीके से डोमिनेंस का रिलेशन है। डोमिनेंस का रिलेशन क्यों आया है? एक फैमिली के अंतर्गत या परिवार के अंतर्गत, या सोसाइटी या परिवार, फैमिली में जो महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन हैं, जो रिलेशंस ऑफ पावर है, पावर का संबंध है, वो पुरुषों के पास है, पुरुषों का वर्चस्व है। द मेल क्या है? डोमिनेंस में है। मेल के पास क्या पावर है और महिला क्या पावरलेस है। तो कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं अधिकार और वो हिस्सा मिलना चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम जेंडर इक्वलिटी की तो लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन पैट्रियार्की के खिलाफ है। तो ये सिस्टम पितृसत्ता जैसी व्यवस्था के विरुद्ध है, यानी कि ये व्यवस्था पुरुषवाद के भी खिलाफ है। ये फेमिनिज्म कंसेप्ट पुरुषवाद और पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की सिस्टम को इमेज करना चाहती है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है फ्रॉम ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन, मानव के सभी क्षेत्रों से, इंसान के सभी क्षेत्रों से। और वो जेंडर इक्वलिटी विश्वास करती है। जेंडर इक्वलिटी
जेंडर इक्वलिटी मतलब मीनिंग ये है कि जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता, लैंगिक समानता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक इसका अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल फेमिनिज्म का क्या है कि वुमेन्स राइट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें और वो जेंडर इक्वलिटी मानव के सभी क्षेत्रों में, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह पॉलिटी का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उचित होना चाहिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में। यही फेमिनिज्म की मुख्य अवधारणा है कि महिलाएं अब जो इस समय महिलाएं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना ये जो कंसेप्ट है 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ फेमिनिज्म का कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट आधुनिक कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है और एक तरीके से लिबरल कंसेप्ट है, लिबरल कंसेप्ट है और एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंसेप्ट भी है, नेचुरल भी है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और समान बनाया है। प्रकृति ने क्या सभी मनुष्यों को क्या स्वतंत्र बनाया, फ्री बनाया और समान बनाया। फिर एक दूसरे के अधीन क्यों हो गए हम लोग? फिर कोई व्यक्ति किसी पर शासन क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के अधीन क्यों है? ये पावर रिलेशन में ये अनबैलेंस क्यों है? किसी के पास अत्यधिक पावर है, किसी के पास पावर नहीं है। सब कोई समुदाय, कोई व्यक्ति जो है अधिकारों से युक्त है और वही दूसरा समुदाय जो है या कुछ लोग जो है या फिर कुछ आबादी है, कुछ आबादी का हिस्सा कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिविलेज्ड है, कुछ अधिकारों से वंचित है। ऐसा क्यों? ये मेल और फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फेमिनिज्म क्या चाहता है? फेमिनिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है, एक लिबरल कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी पर आधारित कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है कि प्रकृति ने प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया। प्रकृति ने सेक्स के आधार पर भेदभाव किया, लेकिन जेंडर के आधार पर प्रकृति ने सेक्स के आधार पर मेल और फीमेल में अंतर बताया। मेल और फीमेल के बीच में अंतर स्थापित किया, लेकिन इसका संबंध ये नहीं था कि कहीं ना कहीं फीमेल मेल के अधीन रहेंगे। वो एक बायोलॉजिकल था। एक सेक्स इज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट, बट जेंडर इज द सोशल एक तरीके से आर्टिफिशियल कंसेप्ट है। ये सोसाइटी द्वारा निर्मित कंसेप्ट है। इसके लिए इससे नेचर ने बनाया, ये कंसेप्ट को प्रकृति ने बनाया, लेकिन ये जेंडर का जो कंसेप्ट है ये समाज ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। सोसाइटी ने अपने फायदे के लिए मेल द्वारा ये गढ़ा गया शब्द है, क्योंकि समझने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति नेचर ने सभी को इक्वल बनाया और स्वतंत्र बनाया, लेकिन वही व्यक्ति एक आदि देश की किसी भी समाज का, जैसे यूरोपियन समाज, अफ्रीकन समाज हो, चाहे वह अमेरिकन समाज हो, चाहे इंडियन समाज हो, चाहे एशियन समाज, किसी इनके जितने देश हैं, चाइनीज समाज हो, इस देशों में कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्की वाला रिलेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं महिला पुरुषों के अधीन हर समाज में पाई जाती हैं। बस कहीं जाना है, कहीं कम है, कहीं समाज में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जाना लड़ी हैं तो वहाँ उनके पास अधिकार जाना मिले हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन अधीन तो हैं। लेकिन हमारे लिए यही समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेमिनिज्म। तो ये कहीं ना कहीं पुरुषवाद के खिलाफ ये पितृसत्ता को क्या खत्म करना चाहती है। ये अवधारणा पितृसत्ता को क्या खत्म करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है और एंड करना चाहती है, क्योंकि ये पितृसत्ता जैसी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये पितृसत्ता की जो व्यवस्था के कारण पुरुषों के पास में डोमिनेंस रहता है, पावर रहती है, और जिस डोमिनेंस के कारण महिलाओं पर कहीं ना कहीं वे शासन करते हैं और महिलाएं हमेशा शासित रहती हैं। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही और ये फैमिली के कारण जिम्मेदार। फैमिली में ऐसा नहीं है कि फैमिली में महिलाएं जो है पुरुषों के अधीन भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वहाँ के परिवार थे, वहाँ पर मातृ सत्ता थी, मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं ने शोषण नहीं किया। महिलाओं ने पुरुषों का दमन नहीं किया, उनके अधिकारों को सीमित नहीं किया। बाकायदा वो सब प्रकार की लिबर्टी और उस प्रकार के अधिकारों को यूटिलाइज कर सकते थे। वे सभी पुरुष जो है वे सभी अधिकारों को, व्यापारिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों को यूटिलाइज करते थे। पार्टिसिपेशन था, लेकिन
कुछ कालांतर के बाद, ये ना केवल भारतीय समाज में, हर समाज में ये देखने को मिलता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन हैं। और वो किस कारण है? पैट्रियार्की। तो कहीं ना कहीं परिवार का संगठन ही चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ द पावर बैलेंस ही चेंज हो गया, तो पावर का संबंध है वो रिलेशन ही चेंज हो गया। इस कारण क्या पूरी पावर का सेंट्रलाइजेशन पुरुष के पास हो गया, लेकिन महिलाओं के पास सेंट्रलाइज पावर नहीं बची, तो कहीं ना कहीं महिला शासित रही। तो कहीं इसलिए इस कंसेप्ट की आवश्यकता, ये कंसेप्ट का अल्टीमेट टारगेट है कि हाउ कैन एस्टेब्लिश द जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो लैंगिक समानता को हम कैसे स्थापित करें इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और जेंडर इक्वलिटी और लैंगिक समानता इसका उद्देश्य है। और ये कंसेप्ट क्या है? डेमोक्रेटिक है, लिबरल है। लिबरल क्या? उदारवाद के बाद ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, इसी लिबरल कंसेप्ट है। और डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। वो लगता है कि महिलाओं को वास्तविक रूप से उनका आबादी के अनुसार उनका हिस्सा मिलना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। सभी को अपने अधिकारों को एंजॉय करने, हर इंसान सब समान है, स्वतंत्र हैं। तो लोकतंत्र में जब सबको समान अधिकार होते हैं तो कहीं पावर कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। तो महिलाओं के साथ में लैंगिक असमान लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो क्यों होता है? तो प्रकृति ने जब सबको समान बनाया है, नेचुरल भी है, नेचुरलिस्टिक कंसेप्ट भी है, क्योंकि प्राकृतिक भी है, नैतिक भी है, मॉरल भी है, कि समाज ने जेंडर के आधार पर के आधार ये कंसेप्ट बनाया जेंडर का, और इसके आधार पर महिलाओं को एक्सक्लूड किया। हर क्षेत्र, हर पार्टिसिपेशन से, उनके राइट से, उनके पार्टिसिपेशन से, उनके रिप्रेजेंटेशन से, उनके प्रॉपर्टी राइट से एक्सक्लूड किया मेल ने। इस कारण महिलाएं हजारों साल तक ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल अनजस्टिस, हिस्टोरिकल ऑपरेशन का शिकार रही, वो ऐतिहासिक उत्पीड़न, अन्याय का शिकार रही। और उन पर अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए, अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए ऐसी कुर्तियों का निर्माण किया गया जिस कारण महिलाओं की स्थिति कमजोर ही रहे। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि ये फेमिनिज्म का कंसेप्ट पुरुष के खिलाफ नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है कि ये कंसेप्ट ये भी नहीं चाहता कि अब जो है पुरुष जो है महिलाओं के अधीन हो जाए, कि ये कंसेप्ट ये भी नहीं चाहता कि पुरुष जो महिलाओं के अधीन हो जाए, महिला पुरुषों पर शासन करे या फिर महिलाओं का डोमिनेंस रहे। बस वो इक्वलिटी चाहता है, जेंडर इक्वलिटी चाहता है, समान बराबरी का हक चाहता है, बराबरी का वातावरण इस्टेब्लिश करना चाहता है, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल स्टेटस की बात करता है, इक्वल वैल्यू की बात करता है, ये गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है कि महिलाओं के जो पुरुषों का इन्वायरमेंट मिलता है वही इन्वायरमेंट महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इसकी विकृत व्याख्या अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन वो विकृत व्याख्या नहीं बल्कि साइंटिफिक और एक डेमोक्रेटिक डेफिनेशन यही है इसकी, कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात करना चाहता है। और वुमेन राइट्स को, वुमेन राइट्स क्यों चाहता है? क्योंकि वुमेन का एम्पावरमेंट हो। वुमेन का जब एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट एंड ह्यूमन। तो मानव और विकास की सभी क्षेत्रों में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है, उनका एम्पावरमेंट बढ़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है, और ये कंसेप्ट का मुख्य, ये कंसेप्ट किसका विरोधी है? पितृ सत्ता और जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का क्या है? विरोधी है। तो जेंडर के आधार पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का क्या है? विरोधी है। तो ये भेदभाव जो किया जाता है, लेकिन ये प्रारंभ में ऐसा था कि ये फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है कि जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या करता है? एलिमिनेट करना चाहता है, समाप्त करना चाहता होता है। लेकिन बाद में नए तरीके से फोर्थ वेव है, थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म के नए कंसेप्ट आए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कास्ट के और रिलीजन के स्टेटस को भी जोड़ा। कि अब उन्होंने फोर्थ वेव फेमिनिज्म ने कहा कि अब एकमात्र कारक, जेंडर एकमात्र कारक नहीं है, एकमात्र एक आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है कि महिलाओं का इस आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन अन्य आधार भी होते हैं, उसमें रेस भी होता है, कास्ट भी होता है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस है। जैसे अमीर महिला और गरीब महिला है, तो उस दोनों के साथ जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बट गरीब महिला है तो उसके साथ गरीबी के कारण, उसके इकोनॉमिक स्टेटस के कारण, इकोनॉमिक वातावरण के कारण उसके साथ और भेदभाव हो सकता है, उसको वो सम्मान नहीं मिल सकता वो एक अमीर महिला को मिलेगा। ये बात को फर्स्ट वेव फेमिनिज्म ने कंसीडर नहीं किया, लेकिन इस बात को थर्ड वेव और फोर्थ वेव फेमिनिज्म या पोस्ट फेमिनिज्म ने इस बात को कंसीडर किया। तो हम अभी समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द
फेमिनिज्म, इसको विस्तार से और समझते हैं। और फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक लिबरल है, ये तो समझ में आता है और जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन ये कंसेप्ट जो है समाज ने और जो परिवार में जो डोमिनेंस पैट्रियार्की सिस्टम है, जो पुरुषवाद का जो पुरुषवाद या पितृसत्ता के कारण पुरुषों ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए महिलाओं के रिसोर्स पर उनके संसाधनों पर कब्जा स्थापित करने के लिए उनको अधिकारों से वंचित करने के लिए ऐसी कुर्तियों का निर्माण किया गया, ऐसी प्रथाओं का निर्माण किया गया। क्या किया? कैसी कुर्तियों और कुप्रथाओं का क्या किया? जन्म दिया। कुप्रथाओं का क्या किया? जन्म दिया। जैसे अगर भारतीय समाज और किसी भी समाज की बात की जाए, किसी भी समाज की, एनी सोसाइटी की बात, जैसे देखें कि कुप्रथाओं जैसे महिलाओं के जन्म से लेकर बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को कई प्रकार की कुर्तियों और उनको जन्म से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको जेंडर के आधार पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जेंडर के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो है उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे मैं बताता हूं कि भारत में प्रति 34 मिनट में एक महिला के साथ रेप घटना होती है। लगभग भारत में एक दिन में 80 से 90 रेप केस होते हैं इंडिया में। जी एनसीआरबी का रिकॉर्ड्स कहता है। एनसीआरबी रिकॉर्ड्स क्या कहता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है, संस्था है, जो क्राइम से रिलेटेड डेटा कलेक्शन का काम करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, ये काम इसका है कि ये डेटा को कलेक्ट करने का प्रयास करती है। तो ये बताती है कि एक दिन में 80 से 90 रेप केस होते हैं महिलाओं के साथ, और प्रत्येक 34 मिनट में एक महिला के साथ दुष्कर्म जैसी, बलात्कार, रेप जैसी घटना होती है। इट इज द रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वी शुड कंसीडर दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन ऑफ द वुमेन बिकॉज, बट कई लोग इसको बात पर चर्चा करते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। ये कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि परिवार में रिलेशन ऐसा है, परिवार में महिलाओं के साथ उनका सोशलाइजेशन की प्रोसेस इस तरीके से की जाती है कि महिलाएं कमजोर ही रहती। ये इसका सबूत है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सोचनीय और दयनीय है, पैथेटिक्स है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन समझने की आवश्यकता ये है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अभी और समझेंगे इसे विस्तार से कैसे सामना करना पड़ता है। जैसे हमने समझा भारतीय समाज में भ्रूण हत्या, फ्यूटिसाइड जैसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ऐसी कहीं ना कहीं ये प्रथा, देवदासी प्रथा, जो टेम्पल्स पर कहीं ना कहीं साउथ में, नॉर्थ में कहीं फेमस है। मंदिरों में कहीं ना कहीं महिलाओं को देवता को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये देवदासी प्रथा भी कहीं ना कहीं महिलाओं के शोषण और शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित है, महिलाओं के शोषण से रिलेटेड है। घरेलू हिंसा का सामना महिला को करना पड़ता है। भ्रूण हत्या, ये भी कहीं ना कहीं जन्म लेने से पहले ही महिलाओं को ये कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया जाता था मशीनों के माध्यम से, लिंग चयन के माध्यम से कि ये भ्रूण में जो भ्रूण का विकास हो रहा है उसका बच्चे का उसमें कौन, इस भ्रूण से किसका विकास होगा या पुरुष का विकास होगा, जो है ये उसका सेक्स को जो है एक जेंडर को वहीं से जज किया जाता था कि इसमें बच्चे जो है फीमेल है कि मेल है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या, अगर फीमेल है तो कहीं ना कहीं उसको मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी, भ्रूण में ही दवाई से गर्भपात किया जाता था।
तो ऐसी कहीं ना कहीं अमानवीय और अनैतिक प्रथा भी भारतीय समाज में जिम्मेदार रही हैं। भ्रूण हत्या में सोनोग्राफी और ये मशीनों का बड़ा योगदान है। 1990 के बाद ये प्रथा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में काफ़ी तरीके से व्यापक ऐसी घटना केस रजिस्टर किए जाते थे, क्योंकि सोनोग्राफी मशीन का बड़े स्तर पर प्रचलन हुआ 1990 के बाद। उसका मशीन, सोनोग्राफी मशीन का उद्देश्य ये नहीं था कि भ्रूण की हत्या करना है, और ना ही लिंग चयन, मतलब ये भी था कि यह कि पुरुष इसमें कि लिंग चयन करना है, बल्कि ये था कि भ्रूण, सोनोग्राफी मशीन और अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें थी, उसमें यह देखा जाता था कि भ्रूण का सर्वांगीण विकास हो रहा है, सभी अच्छे तरीके से भ्रूण का विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये जांच करना था मशीन का। लेकिन लोगों ने और डॉक्टर ने उसका मिसयूज किया और पैसे देकर अब अनैतिक काम किए। इलीगल का पहले तो लॉ नहीं था, लेकिन अनैतिक काम किए और फिर उसके बाद इस तरीके का ऐसे काम किए कि लिंग चयन किया गया। और जब लिंग चयन किया तो उसमें जब डॉक्टर, जब वो लोग आते थे, लोग पूछते थे कि हमारे भ्रूण का आपने लिंग चयन किया तो फीमेल है कि मेल है, तो अगर फीमेल है, अगर वो बालिका पैदा होने वाली है, बालिका का विकास होगा उस भ्रूण से, कि बच्ची का जन्म होगा, तो हरियाणा, पंजाब जैसे सोसाइटी में आप देखिए तो वहां के डॉक्टर उनसे कहते थे कि फ्राइडे को रिपोर्ट लेने आना, तो समझ जाते थे कि फ्राइडे को रिपोर्ट लेकर आना इसका मतलब कि फीमेल है, उस भ्रूण से फीमेल का विकास होगा, इसलिए उस भ्रूण को ही खत्म कर दो, तो गर्भपात करवा दो, एबॉर्शन करवा दो। इस तरीके की व्यवस्था हमारे समाज की ये पहचान है, ये हमारे समाज की रियलिटी है। अगर मेल है और भ्रूण से मेल का विकास होता है, बालक पैदा होता है, तो ये बताया जाता था कि मंडे को रिपोर्ट लेने आना है, ये रियलिटी है, तो इस तरीके से उस भ्रूण को बचा के रखना है, क्योंकि उससे बच्चा पैदा होगा। यही कारण है कि हरियाणा जैसे राज्य में आज जो है सेक्स रेशियो, पंजाब जैसे राज्य में, पश्चिमी यूपी जैसे राज्य में, उत्तरी राजस्थान में इस तरीके का सेक्स रेशियो बहुत कम है, और वहां पर इन राज्यों में बाल विवाह के केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सती प्रथा तो कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय समाज सुधारक थे राजा मोहनराव ने, ब्रिटिशों के सहयोग से कहीं ना कहीं सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं इस प्रथा को अंत करने में या निषेध करने में, इलीगल घोषित कराने में, गैर कानूनी घोषित कराने में उनका सराहनीय योगदान है। दहेज प्रथा ये भी कहीं ना कहीं ये हमारी रियलिटी है, पहचान है। तो कहीं ना कहीं देवदासी इस प्रकार के जन्म से गर्भ से कब्र तक, कहीं ना कहीं जन्म से लेकर डेथ तक, मृत्यु तक महिलाओं को हर स्तर पर, हर स्टेज पर कहीं ना कहीं महिलाओं को लिंग के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रहों और एक तरीके से भेदभाव और शोषण और उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। ये अत्याचार समाज न केवल पुरुष ने किया बल्कि समाज के द्वारा दिया जाता था, और यही क्या जिम्मेदार था कि पुरुषवाद या पितृसत्ता, कि समाज का स्ट्रक्चर, समाज का सोशल पावर रिलेशन ऐसा है कि उसमें परिवार का ही, उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व है, और इस तरीके का इसमें महिलाओं की स्वीकृति भी बहुत आवश्यक थी, क्योंकि चाहती तो उस समय महिला विद्रोह कर सकती थी, लेकिन महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की महिलाओं के शोषण में बड़ी जिम्मेदारी निभाई इन राज्यों में। तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि महिला इस प्रथाओं के माध्यम से, कुप्रथाओं के माध्यम से भी महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया। महिलाओं के न केवल अधिकारों को सीमित रखा बल्कि उनके एम्पावरमेंट, उनके राइट्स को भी कहीं ना कहीं सीमित करके रखा। लेकिन भारत में अब इन सब प्रथाओं को निषेध करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम सोसाइटी से हर प्रकार के कानून स्थापित किए। कानून स्थापित का कानून है, इलीगल है सभी ये प्रथाएं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी तो ये प्रथा आज भी चल रही हैं। बस ये प्रथा आज भी है बट मॉडर्न रूप में है, नए तरीके से हैं। ये भी सती प्रथा, बाल विवाह के केस आज भी रजिस्टर किए जाते हैं, एनसीआर भी रिपोर्ट्स कहती हैं। दहेज प्रथा के केस, दहेज उत्पीड़न के केस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि एक दिन में एक महिला की हत्या दहेज हत्या मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं दहेज के कारणों से उसके उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है महिला को। ससुराल में उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे दहेज नहीं दिया जाता तो बहुत सारे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिला कहीं ना कहीं अपना जो है उसको मतलब मौत के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए दहेज हत्या बोलते हैं। एक दिन में एक महिला कहीं ना कहीं दहेज हत्या से पीड़ित है या मरती है। तो ये भी समझने की आवश्यकता है कि एनसीआर भी ये कह रही है एक दिन में 80 से 90 महिलाओं के साथ रेप होते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो बी शुड
कंसीडर इट। 34 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है, ये भी कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, और ये समाज में हर स्तर पर महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर शोषण तो होता है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इस सब चीज़ों को खत्म करने की बात करता है और चाहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट आए, वुमेन राइट्स की बात की जाए, और वुमेन राइट्स से किस प्रकार जेंडर इक्वलिटी जैसे बड़े एक बेहद बड़े लक्ष्य को स्थापित किया जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए, जो वैश्विक लक्ष्य भी है भारत का, क्योंकि यूएनडीपी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 लक्ष्य स्थापित जो है इंट्रोड्यूस किया, उसमें से 4th लक्ष्य ये भी है कि जेंडर इक्वलिटी का, कि सदस्य देशों को ये लक्ष्य भी प्राप्त करना है कि, और ये भी समझने की आवश्यकता कि फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है मूलतः एक पुरुष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये पुरुषवाद के खिलाफ है। और ये भी नहीं चाहता कि अब जिस प्रकार पुरुषों ने हम पर अत्याचार किया है, तो हम अब पुरुषों ने हम पर अत्याचार किया है, तो अब महिला ये नहीं चाहती कि हम भी कहीं ना कहीं पुरुषों पर आधिपत्य स्थापित करें, डोमिनेंस स्थापित करेंगे, उनके अधिकारों को सीमित करेंगे। ऐसा महिला नहीं चाहती, ऐसा फेमिनिज्म आइडियोलॉजी और फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं चाहता। बट ये मूवमेंट ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सोशल एम्पावर, पॉलिटिकल एम्पावर करना चाहता है, उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है। इस तरीके का ये भी मूवमेंट है, और ये आइडियोलॉजी भी है। आइडियोलॉजी क्या है? महिलाओं को एक तरीके से ताकत देता है, लड़ने की क्षमता देता है, एक लड़ने की पावर देता है, एक तरीके से आइडियोलॉजी के रूप से उनको मजबूत करता है। एक विचारधारा है, ये विचारधारा के कई डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। ये विचारधारा एक विचारधारा में नहीं है। फेमिनिज्म की एक ही विचारधारा नहीं है, बल्कि इसकी कई विचारधारा है, कई धारा हैं इसकी। जैसे रेडिकल फेमिनिज्म अलग है, लिबरल फेमिनिज्म अलग है, किस प्रकार, लेकिन उनका उद्देश्य, अल्टीमेट टारगेट इज द वन, जेंडर इक्वलिटी। इसे हम विस्तार से समझते हैं कि ये महिलाओं के साथ जन्म से मृत्यु तक किस प्रकार महिलाओं को जो है शोषण का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को हर स्तर पर शोषण का सामना करना पड़ता है।